जी अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आज हमारा क्या है, जो इंडिविजुअल सेशन या एक फिजिक्स कोचिंग सेशन जो स्टार्ट हो रहा है उसका अ, उसकी ओरिएंटेशन क्लास है, डेमो क्लास है। और इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो चीज़ें करनी है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली इसमें कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, जो कोई भी फिजिक्स रखता है या इसके बारे में सोचता है, तो सबसे पहले उसको क्या क्या चीज़ें जो है ना ऑब्वियसली देखनी पड़ती हैं कि क्या फिजिक्स उसके लिए रखना ठीक भी है या नहीं। और इस तरह करके ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फिर कि कितना टाइम लगता है, फिर इस पे एकेडमीज में जो या मुख्तलिफ टीचर से जब बात करते हैं या जो सीनियर्स हैं उनसे जब बात करते हैं तो कुछ डिस्कस करते हैं और कुछ इनकरेज करते हैं, तो वो क्या वजह वजह है कि जो डिस्कस करते हैं वो क्यों करते हैं। और इसी तरह और भी जो लास्ट टाइम 2023 में और 2022 में जो पेपर्स आए हैं फिजिक्स के, उनको लेके स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि वो थोड़े से कह लें कि ऐसे थे कि बच्चों को लग रहा है कि शायद फिजिक्स का जो एग्जामिनर ने जो माइंड बनाया हुआ है वो ये है कि शायद वो बच्चों को जो है ना, जो फिजिक्स वाले पहले 180 तक मार्क्स ले जाते थे, तो अब उसका प्लान है कि वो इतने ना ले सके। तो उसके पीछे क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अनकन्वेंशनल टाइप का ना पेपर आया हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे। ठीक है जी। तो चलें जी, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि हु कैन ऑप्ट फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को कौन जो है ना वो रख सकता है, किसके लिए ये यानी सूटेबल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का जो है ना मतलब आंसर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसको भी इससे भी पहले ना एक और चीज़ आती होती है कि हमारे पास बच्चों के ना क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे पास सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो फिजिक्स की बजाय जेंडर स्टडीज रख लेता है, या वो सब्जेक्ट रख लेता है इसके साथ जेंडर के साथ एक और कोई यूएस हिस्ट्री रख लेता है, हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट रख लेता है, यूरोपियन हिस्ट्री रख लेता है। ठीक है, अब दोनों केसेस में अब ये जेंडर रखता है, यूरोपियन हिस्ट्री रखता है, या इसी तरह और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं या जेंडर वाले पोर्शन में सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी रख लेता है, सोशियोलॉजी रख लेता है। ठीक है, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी फिजिक्स की बजाय दो सब्जेक्ट्स उसने ऑब्वियसली 100 के जो है ना रखने हैं, तो बच्चे ये समझते हैं कि शायद सोशल साइंसेज के रखने से हमें क्या है फायदा होगा कहाँ पर। बाकी जो ओवरऑल हमारी सीएसएस की प्रेपरेशन है उसमें, जैसे आपको करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में ऑब्वियसली आप सोशियोलॉजी से कुछ पढ़ा हुआ है तो वो शायद, या जेंडर के रिलेटेड ऐसे आ जाता है उसमें हेल्प हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के माइंड में आती हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि शायद ये फिर सोशल साइंसेज के जो है ना सब्जेक्ट्स रखने आसान यानी बेहतर है। अब ये सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना, ये किसी हद तक ठीक भी है, और लेकिन क्या सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स रखने से आपको हेल्प होती भी है या नहीं होती, ये सिर्फ क्वेश्चन। अब मैं इसको एड्रेस करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग लेकिन अग्री करेंगे भी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इस पे बात कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं दो सब्जेक्ट्स की बात अभी करूंगा। एक है जी पॉलिटिकल साइंस है हमारे पास। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस के साथ ना बच्चों को कहा जाता है कि आप रखें कौन सा सब्जेक्ट ये कहा जाता है, बताएं आप में से, मुझसे आप लोगों ने सुना होगा। वो क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लॉ। बिल्कुल, बच्चों को कहा जाता है कि भी आपने क्या रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख लें। वो क्या करता है, इसके साथ ओवरलैप करता है। अच्छा, क्या ओवरलैप करना काफी होता है किसी सब्जेक्ट की, यानी यानी उसके जो सब्जेक्ट को वहां पर कुछ अच्छे मार्क्स लेने के लिए, या उसमें आप कह रहे हैं कि आसानी बच्चों को पैदा कर तैयारी में आसानी के लिए क्या सिर्फ ओवरलैप करना काफी होता है। अब ये मैं नो कौन सा सर। क्वेश्चन कर, असल में जो चीज होती है ना, मेन है, मेन जो चीज इसमें होती है वो ये होती है कि आप जब पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसको आप पॉलिटिकल साइंस के एंगल से सॉल्व करेंगे। उसमें आपने जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो जो थियरीज दी हुई हैं, ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से वहां पर लगाना है कि भाई फलां बंदे ने ये बोला था, फलां नहीं कहा। ऑब्वियसली आप इसकी डेप्थ में अपने सब्जेक्ट अगर ये रखा हुआ है तो आपको पता होगा। इसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेंगे तो फिर आपने इसको एक यानी लॉ के परस्पेक्टिव से चलना है कि भी लॉ की जो अफादियत है या जो भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में
किस तरह से इसका रोल है, या जो भी मतलब जो भी इसके आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उस तरह से पेपर को सॉल्व करेंगे। नो डाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस में भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बच्चे समझते हैं कि जी हमने 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लेने हैं और बाकी जो रह जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ लेंगे, तो इस तरह से हमारी जो है ना जान छूट जाएगी, आसानी से कर लेंगे। हालांकि ऐसे नहीं होता। एग्जैक्टली कामिल, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट का जो नॉलेज होता है वो बेशक सेम हो, नॉलेज बेशक सेम हो, लेकिन उसको जब आपने पेपर में बैठ के सॉल्व करना है तो आपका बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है उसके साथ आपने चलना होता है। उसको कंसीडर किए बगैर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह पॉलिटिकल साइंस का पेपर करते हैं, तो आपको वो मार्क्स पूरे नहीं देगा, वो आपके काफी सारे मार्क्स काट देगा। ठीक है। तो ये चीज आपने सबसे पहले समझनी है कि आप जब ये सोच रहे होते हैं कि कोई सब्जेक्ट किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है या मेरी नॉलेज बेस सेम है, तो वो नॉलेज बेस सेम होना काफी नहीं होता। मैटर क्या कर रहा होता है कि उस सब्जेक्ट में आपने उस सब्जेक्ट को उसकी जो एसेंस है उसके साथ सॉल्व किया है या नहीं किया उस पेपर को, तो ये चीज मैटर करती है। तो ये सोशल साइंसिस वाली जो ये बात है ना कि भाई ये हेल्प आउट करती है, तो ये मेरे ख्याल में उतनी नहीं करती जितने इसको एग्जैजरेट किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसके साथ आ जाती है एक और बात कि भाई अब फिजिक्स है हमारे पास यानी ये जो फिजिक्स वाला पोर्शन है ना, इसमें आपको पता है कि काफी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स है आपके पास, ठीक है, नंबर 1 पे, फिर मैथ्स के अप्लाइड मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, प्योर मैथ्स है, इस तरह के बहुत सारे आ जाते हैं। अब बच्चे जो है ना एक और चीज समझते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए कि यानी अगर ये वाले सब्जेक्ट्स जो है ना रखने हैं तो इसमें हमारे मतलब मैथ्स वाला रखना है या फिजिक्स रखना है कुछ भी, तो हमारे जो बैकग्राउंड हो वो क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ डिग्रीज हैं जो मैंने मेंशन की हुई है कि जो अगर बच्चे इंजीनियर्स जो है ना वो 3 टाइप के इंजीनियर्स जो हैं मेरे ख्याल में, बाकी बाकी भी शायद रख सकते हैं, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो 3 इंजीनियर्स है ना ये फिजिक्स के लिए बेहतरीन है इनके लिए, यानी ये फिजिक्स को जरूर रखें, फिजिक्स को जरूर रखें। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि फिजिक्स जो होती है ना ये वर्स्ट केस में भी आपको 150 तक मार्क्स दे सकती है। वर्स्ट केस में भी, मैं आपको अभी 22 और 23 के पेपर सबसे खराब आए हैं हिस्ट्री में, वो भी अगर किसी ने जो मैं जिस तरह तैयारी करवाता हूँ उस तरह कोई करके गया हुआ है ना तो 150 नंबर वो ले सकता है। मैं अभी आपके सामने वो साबित करूंगा कि वर्स्ट केस में भी इंजीनियर्स जो हैं जिन्होंने पेपर को प्रॉपर तैयार करके गए हुए हैं, सारे सेक्शंस तैयार करके गए हुए हैं, तो वो 150 नंबर ले सकते हैं। ये मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो एक तो ये वाले इंजीनियर्स जो है ना ये तो आंखें बंद करके इसको रख लें, उनके लिए तो मतलब मेरे ख्याल में सोशल साइंसेज से मतलब फार बेटर देन सोशल साइंसेज उनके। अगर आप मार्क्स की बात करते हैं, अगर आप कंपटीशन में हैं, आपने अगर कोई जेंडर में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप भाई जाएं जाके मास्टर्स कर लें। आपको फिर जो है जेंडर में अगर इतनी इंटरेस्ट है, अगर तो आपने पेपर पास सॉरी सीएसएस को पास करना है, आपने सीएसपी बनना है, तो फिर आए नंबर गेम्स की तरफ, फिर इस चीज की तरफ ना भागेंगे भाई ये चीज। और अगर आप बात कहते हैं कि जी मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो आपने भी पूरी डिग्री की हुई है इन इंजीनियर्स ये फिजिक्स में अगर की हुई है, या आपने ये जो है ये 3 इंजीनियरिंग की हुई है या मैथमेटिक्स में भी इवन डिग्री की हुई है, तो आपका इंटरेस्ट तो ऑलरेडी है इन सब्जेक्ट्स में। 4 साल आपने अगर निकाले हैं तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा ना। एक सब्जेक्ट जेंडर स्टडी जो आपने 12 क्लासेस लेके उसमें आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है कि आप चाहते हैं कि जी उसी को मैं रख लूं, तो भाई ये जो जिसमें जिन सब्जेक्ट्स में आपने क्या 4 साल डिग्री की हुई है, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। सिर्फ बात ये होती है कि हम लोग चीजों को प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं कर पाते कि भाई हमारे लिए बेहतर क्या है और कौन सी बेहतर, यानी एक डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी बेहतर है, कौन सी हमें ज्यादा मार्क्स दे रही है। एक कह लेंगे माइंड मैपिंग नहीं कर पाते, ये आप समझ लें। तो ये जो सारी अभी बात मैं कर रहा हूँ ये कोई तकरीर नहीं है जोश वाली, सिर्फ ये इसके पीछे मकसद ये है कि आप लोगों को एक क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, कि हमें जब सिलेक्शन करनी है तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक हो गया कि भाई सोशल साइंसेज के बारे में जो कहा जाता है कि ओवरलैपिंग होती है, तो आपको मैंने बता दिया कि वो मैटर इतना जो है ना मैटर नहीं करती जितना एग्जेजरेट किया जाता है। फिर मैंने बताया कि जी वो कहते नहीं हमारा जेंडर में इंटरेस्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई जिसमें 4 साल डिग्री की है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, 12 क्लासेज जिसके लिए उसमें इंटरेस्ट बन गया, तो ये भी तो मेरे ख्याल में ज्यादती हो जाएगी। तो ये चीजें सारी आपको मैंने बता दी। ठीक हो गया। तो कौन कौन रख सकता है जी? फिजिक्स वाले रख सकते हैं, ऑब्वियसली फिजिक्स में जिनकी डिग्री वो जरूर रखेंगे। मैथमेटिक्स वाले भी रख सकते हैं क्योंकि उनका टेम्पो बना होता है डेरिवेशंस का, और बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें इन्वॉल्व है ऑलरेडी, ये जो है ना इन्होंने की होती है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे लोग जो है ना वो रख सकते हैं। ठीक हो गया।
अब बात आ जाती है कि इसके लिए टाइम कितना चाहिए, तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए। ऑब्वियसली ये जो यहाँ से आपका जो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये क्या है, इन सब्जेक्ट्स का नेगेटिव पॉइंट है। आपके जो सोशल साइंसेस से हट के सब्जेक्ट्स हैं, ये वाला जो है ना उनके लिए क्या नेगेटिव पॉइंट है, किस तरह कि इस पे टाइम ज्यादा लगता है। इन सब्जेक्ट्स को यानी फिजिक्स को तैयार करना है आपने, अप्लाइड मैथ्स को तैयार करना है, केमिस्ट्री को तैयार करना है, आपको क्या है ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर कोई बच्चा जो है आउटलाइन पकड़ता है, एफपीएससी की आउटलाइन है या पीपीएससी की, सॉरी पीपीएससी की पीएमएस के लिए अगर आउटलाइन है, यानी सीएसएस के लिए या पीएमएस के लिए, पकड़ के बैठ जाता है और जी वो देखता है कि ये फलां फलां सेक्शन जो है ये मैंने अपनी इंजीनियरिंग में किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें तो उन्होंने फिजिक्स का जो सेकंड सॉरी जो पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स वो उन्होंने सारा किया होता है, ठीक है, नंबर वन पे। फिर लास्ट वाला थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने सारा किया होता है। इसी तरह जो फर्स्ट सेक्शन है उसका जो सेकंड पोर्शन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो सारी उन्होंने की होती है। तो मतलब वो उन्हें पता चल रहा होता है कि ये चीजें हमने की हैं और बाकी ये चीजें हमें करनी है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें तो उन्हें सामने से देखते पता चल जाता है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है ना पीएमएस का, ये सारा हमें आता है। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला जो है ये भी हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह करके वो भी करना, बाकी क्या है जी, बाकी सारे पोर्शन हमने करने हैं। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, भी वो जो आउटलाइन है उसमें जितने टॉपिक्स हैं उनके लिए बुक चाहिए होगी, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो एटलीस्ट यूट्यूब से कोई उसके लिए वीडियो चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बुक, और नहीं तो कोई किसी टीचर के नोट्स चाहिए होंगे। अब होता क्या है कि मार्केट में कोई भी सीएसएस का सिलेबस कवर करने वाली बुक आपको नहीं मिलती। मैंने बहुत सारा जो है ना इस पे सर कपाया हुआ है, यानी कोई ऐसी बुक नहीं मार्केट में मौजूद जिसमें बेसिकली क्या है सारे का सारा सीएसएस का सिलेबस कवर हुआ हो। तो फिर यहाँ पर मसला आता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि एक एक टॉपिक के लिए या यूट्यूब से वीडियो देखनी पड़ती है या कोई बुक ढूंढनी पड़ती है कि जिसमें से आपको वो कंटेंट निकालें और अपने टॉपिक क्लियर कर लें, या फिर आपको किसी टीचर के नोट्स चाहिए होते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है ना आपको मतलब, और किसी टीचर के ऐसे नोट्स भी नहीं होंगे कि जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे। तो ये यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम होता है, यहाँ पर आपका क्या आता है होता है टाइम कंज्यूम होता है और काफी ज्यादा होता है। क्योंकि जब आपको कंटेंट नहीं मिल रहा होता तो फिर आपने ऑब्वियसली उसको ढूंढने पे टाइम लगाना है, और वही टाइम जो होता है ना बेसिकली टाइम लगता है, बाकी चीजें आसान होती है। कंटेंट मिल जाए आपने सिंपली उसको अंडरस्टैंड करना है, जो कि किसी इंजीनियर के लिए या किसी यानी फिजिसिस्ट जो है यानी फिजिक्स ग्रेजुएट जो है उसके लिए मुश्किल काम नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये तो यहाँ यानी मैंने बता दिया कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इस पे टाइम कंज्यूम कहाँ पे होता है, कंटेंट इकट्ठा करने में। तो जब आप फिर ये वाला सिनेरियो कहाँ पे है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये उस टाइम पे है, ये सेल्फ स्टडी वाला सिनेरियो है। तो इस पे सेल्फ स्टडी के केस में ऑब्वियसली आपके डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी कंटेंट मिलता है, कितने आपका गूगल सर्चिंग आपकी कैसी है, यूट्यूब पे सर्च करना आपको कितना पता है, ठीक है। और आपके कॉन्टेंट्स कॉन्टेक्ट्स किस तरह के हैं कि आपने किसी जो है फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर से के साथ शायद आपका राब्ता हो, किसी कहें कि सर ये मुझे टॉपिक चाहिए, ये किस बुक में होगा। तो इस तरह करके अगर आप करें तो ये डिपेंड कर रहा होता है बंदे पे। तो ये तकरीबन आपकी 3 से 4 मंथ्स तक इस पे टाइम लग सकता है अगर आप सेल्फ स्टडी पे हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी जो बात आ जाती है कि आप किसी आप मेंटोर को पकड़ लें। ठीक हो गया। अब मेंटोर मार्केट में है फिजिक्स के लिए का मुख्तलिफ अकेडमीज में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। तो मेन चीज ये है कि मेंटोर जब आपको मिल जाए फिजिक्स के लिए तो ये भी आप मतलब इसमें जब आप करते हैं ना, तो अगर तो वो डेली क्लास ले रहे हैं, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ आपको चाहिए होंगे 5 वीक्स, ठीक है। 5 वीक्स की आपको स्टडी चाहिए होगी। 5 वीक्स में आपका सिलेबस सारे के सारा आपका कंटेंट कवर हो चुका होगा। डेली क्लास मीन्स के उसने क्या करना है, 6 लेक्चर्स ले रहा है पर वीक ना, तो 6 को 5 से जरब दे दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो तकरीबन 30 लेक्चर्स बन जाते हैं। तो 32 लेक्चर्स जो होते हैं उसमें बहुत अच्छा पे यानी ये कवर हो जाता है। डेली क्लास में 2 घंटे की क्लास हो, 1 घंटा 45 मिनट्स की, तो उसमें ये चीजें जो है ना आपकी 5 वीक्स में कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे है कि वो टीचर जो है वो सिर्फ 3 दिन क्लास लेता है या 4 दिन वीक में क्लास लेता है, उस केस में फिर ऑब्वियसली ये 8 वीक्स पे बात चली जाएगी। ठीक है, अगर ये 8 वीक्स है, तकरीबन 8 वीक, तो इसमें 32 लेक्चर्स बन जाते हैं। तो वही जो मैंने एवरेज बताया था 32 से 30, सॉरी 30 से 32 लेक्चर्स इस पे ना लग जाते हैं। तो इसमें वो क्या है कि
अगर मैं अपनी बात करूं, बाकी मेंटोर्स का मैं कुछ नहीं कह सकता वो कैसे पढ़ाते हैं। अपनी अगर मैं बात करूं तो मेरा ये सीन है कि मैं इसमें आप न्यूमेरिकल्स, सॉरी, सबसे पहले तो मेरा फोकस होता है डेरिवेशंस पे, क्योंकि सबसे बड़ा चंक जो पेपर में आता है वो डेरिवेशन से आता है। ठीक हो गया, तो डेरिवेशंस पे मेरा फोकस होता है। ठीक है, नंबर वन हमें किस पे फोकस करेंगे जी? डेरिवेशंस पे। हम लोग डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे। डेरिवेशंस में कोई भी डेरिवेशन जो कि पास पेपर्स में आई वो तो मिस नहीं होगी, और कोई भी डेरिवेशन जो कि वैसे इंपॉर्टेंट है। बात बात ऐसे होता है ना, कोई एक डेरिवेशन होती है कि जो पेपर एग्जामिनर ने कभी टच नहीं की हुई, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी आया होगा, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, यानी क्योंकि बैचलर्स लेवल पे वो आई होती है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है, वो करवाता हूँ। तो इस तरह करके और इसमें तकरीबन आपका जो होता है ना, जो आउटलाइन में जो डेरिवेशंस होती हैं उसका 95% कवर हो रहा है। 95% डेरिवेशंस जो कि आउटलाइन में होती हैं, ओके, पास पेपर्स वाली और जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो सब मिला के कितना बनती है आउटलाइन का, 95% कवर हो रही होती है। फिर इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आ जाता है, 5 नंबर का कॉन्सेप्चुअल, 10 नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, तो उसको भी मैं करवाता हूँ। फिर तीसरे नंबर पे न्यूमेरिकल्स जो है, ये मैंने पहले जितने सेशंस लिए हैं उनमें मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हुए, तो इस दफा जो सेशन ले रहा हूँ इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं। और एमसीक्यूज जो है उनको भी मेरा माइंड है कि एमसीक्यूज भी साथ साथ जो टॉपिक्स जब करवा रहा हूँ तो बता दूं कि ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये दो चीजें नहीं होंगी इस दफा, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मजीद बेहतर करूंगा और डेरिवेशंस को मजीद बेहतर करूंगा। तो ये जो इस दफा मेरे प्लान्स में शामिल है। तो इसमें मैंने जो टाइम बताया आपका, अभी हम जो हमारा प्लान चल रहा है उसमें क्या है, मैंने वीक में 4 दिन क्लासेस देनी है, तो 8 वीक्स बेसिकली लग रहे हैं। ठीक है, 8 वीक्स में आप माइंड में ऐसे रख लें कि दो दो महीने लग रहे हैं। ठीक हो गया, 2 महीने में आपका ये कवर हो जाएगा अगर आप मेंटोरशिप में आ रहे हैं। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास अगर टाइम है, आप 2025 के अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपके पास खुला टाइम है। आप बैठे सेल्फ स्टडी करें, बुक से देखें, आप यूट्यूब से देखें, जो अभी मैं बताऊंगा रिकमेंडेड बुक्स भी यूट्यूब से देखें। चैनल्स बहुत सारे यूट्यूब पे हैं जो कि बड़े अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, उनको देखें। टीचर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो फोटोशॉप वाली दुकान है वहां से आप चले जाएं। और बहुत सारी जो टीचर्स हैं मुख्तलिफ जो लाहौर में पढ़ाते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बैचलर्स लेवल को, उनके उनसे कांटेक्ट करें कि सर आपके कोई नोट्स हैं हमें दे दे, तो ये आप मिल जाते हैं इस तरह से। तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप एक पेन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। तो अब आते हैं कि ये लोगों को डिस्कस, जो लोग डिस्कस करते हैं कि भाई फिजिक्स को है ना आप ना रखें। अब इसमें डिस्कस करने की जो वजह है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये सारे जो हैं वो लोग सर वकास की तरह के नहीं हैं, जो जाविया अकेडमी वाले हैं। तो सर वकास जो है ना, उनका अपना, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का सेशन देखें तो आपको अ, यानी जिन लोगों ने उनसे पढ़ा हुआ है उनको पता है कि तकरीबन उनके मेरे ख्याल में 30+ लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें इससे भी ज्यादा होंगे। और इसमें फिर वो क्या करवाते हैं, राइटिंग भी करवाते हैं और भी बहुत कुछ वो जो है ना, और बड़ा डिटेल में जाके चीज़ों को बेसिक बेसिक लेवल पे लेके जाते चलते हैं। ठीक हो गया। ओ सॉरी, 40, कामिल बता रहा है 45+, माशाल्लाह। ये मैं बिल्कुल जो है ना कम बता रहा था। 45+ लेक्चर्स होते हैं सर के। तो अब देख लें, ये किसी भी अकेडमी में 45+ पॉलिटिकल साइंस पे लेक्चर्स नहीं दिए जाते, तो इसकी क्या वजह है कि ये बेसिकली शो करता है कि सर जो है वो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है उन पे नहीं जा रहे हैं, वो किस पे जा रहे हैं कि बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, बच्चों को जो है ना अंडरस्टैंडिंग देनी है। तो यही चीज उन्होंने, जब मैं उनके साथ अटैच हुआ तो यही बात उन्होंने मुझे भी बोली थी कि नंबर ऑफ लेक्चर्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, जितने भी नंबर ऑफ लेक्चर्स हो जाए। मेन चीज यह है कि आपने बच्चों को सिलेबस जो है वो डिटेल में कवर करवाना है, और उनको जो है ना, यानी दोबारा जरूरत ना पड़े ये सब्जेक्ट किसी और से पढ़ने की, ये बात बेसिकली करने की है। तो इस वजह से मेरे पास भी बिल्कुल फ्रीडम है कि मैं जितने मर्जी नंबर ऑफ लेक्चर्स ले सकता हूँ। अब ये बात मैं अभी यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। ये बात इस वजह से यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ अकेडमीज में टीचर्स को फिक्स्ड नंबर ऑफ लेक्चर्स दिए जाते हैं। उनको नंबर ऑफ लेक्चर्स उनको फिक्स्ड होते हैं कि आपने 12 लेक्चर्स में सिलेबस कवर करवाना है, या आपको जो है ना 20 लेक्चर्स में कवर करवाना है, आपको जो है ना 30 लेक्चर्स में कवर करवाना है। ये फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं सोशल साइंसेज की, जेंडर स्टडीज की बात कर लेते हैं, तो जेंडर स्टडीज के लिए ना 12 से 15 लेक्चर्स दिए जाते हैं किसी टीचर्स को। यानी अच्छी अकेडमी है तो वो 15 दे देंगे। तो अगर कोई, मैं 12 भी नहीं कह रहा बल्कि 10 से 15 लेक्चर्स दिए जाते हैं जेंडर स्टडी के लिए। तो भी आपके पास 10 लेक्चर्स हैं, अच्छी अकेडमी होगी तो वो कहेगी जी 15 ले लें, 12 14 इस तरह से वो कहेगी इसको कवर करवाएं। ठीक हो गया। तो अब टीचर जो है उसने क्या करना है,
उसने इतने लेक्चर्स में कवर करवाना है। अब क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि उन्हें टीचर को पर लेक्चर के हिसाब से पे करना पड़ता है। तो जितने लेस नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे उतना ही एकेडमी का रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना ही उनको टीचर को कम पे करना पड़ेगा और फीस उनके पास बच जाएगी। तो समझ गए बात? तो लेकिन ये जो फिजिक्स है ना, इसके साथ ये बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता। उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर वो किसी टीचर को कहते हैं ना भी 15 लेक्चर्स में कवर करवाओ या 20 लेक्चर्स में कवर करवा के देखो, तो वो तो कहेगा भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, ये मजाक नहीं हो सकता फिजिक्स के साथ। या वो अगर करवाएगा तो वो ऐसे करवाएगा कि बच्चों को के साथ से गुजरेंगी चीजें। तो अकेडमीज को, क्योंकि इस केस में, फिजिक्स के केस में, उनको टीचर्स को ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स देने पड़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो अपना रेवेन्यू जो है वो लॉस नहीं करना चाहते। तो जिसकी वजह से वो मोस्टली ऐसे करते हैं कि बच्चों को कहते हैं भाई फिजिक्स रखो ही ना, ये कोई फायदा नहीं है इसका, और ये है मसला इसके साथ, वो मसला है, नंबर नहीं आते, फला नहीं आता, ये नहीं आता, शू नहीं आता और फू नहीं आता, ये सब कुछ ही नहीं होता। तो ये इस वजह से फिर वो भाई ये नहीं, मना कर देते हैं या डिस्करेज कर देते हैं बच्चों को ना। तो हालांकि अगर प्रॉपर नंबर ऑफ लेक्चर्स दे के टीचर को पढ़ाया जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। क्लियर होगी बात? एनी क्वेश्चन जी यहाँ तक अगर है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ जी नो 22 और 23, 22 और 23 का जो है ना पेपर, उस पे आने लगा हूँ। 22 और 23 का जो पेपर है उस पे आने लगा हूँ कि उसमें क्या चीज़ है। 1 मिनट मैं जो है ना वो ओपन करता हूँ आपके सामने। अब इसमें क्या हुआ था कि ये 22 का पेपर है जी आपके सामने। मैं अभी आप लोगों को ना प्रैक्टिकली साबित करूंगा कि ये वाकई जो है आपके 50 नंबर फर्स्ट केस में, ये सबसे बुरे पेपर आए थे जी। ये सबसे बुरे पेपर से आपके जो है थ्रू आउट अभी तक जो फिजिक्स के आप पास पेपर्स अगर खोल के देखें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सबसे जो है फजूल तरीन पेपर्स आए थे। चलिए ये है पेपर 1। अब इसमें एक चीज आप नोट कर लेनी है कि आपके पास क्या है, ये सिर्फ है, इतना नहीं है कि ये 80 नंबर है, 20 नंबर के एमसीक्यूज है, ये 80 नंबर आपके पास। 20 नंबर के एमसीक्यूज आसान ही थे वो, अगर आप देखें ना तो 20 नंबर आप इजिली, 20 में से अगर 18 तो आप ले ही सकते हैं ना, क्योंकि इसमें से आप, चलें जी 18 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, तो ये तो आप ले ही सकते हैं आपके एमसीक्यूज जो है उसके नंबर। अब मैं बताता हूँ कि ये जो चीजें नीचे दी हैं इनको इन पे बात करते हैं। अब इसमें गड़बड़ ये हुई है कि उसने बेसिकली पेपर 2 की चीजें यहाँ पे डाल दी थी 2022 में। पेपर 1 में उसने क्या किया था, पेपर 2 की चीजें इधर फेंक दी थी। अब इसमें जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से ये वाला क्वेश्चन पहला नहीं आया हुआ, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये चीजें ओपनली बात करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये दोनों सबको, ये दोनों जो है ना मैंने पढ़ाए हुए थे सेम इसी तरह चीजें। तो अब इसमें से कितने नंबर उसके बन जाते हैं जी आप देख लें। अगर क्वेश्चन 2 कोई बच्चा सॉल्व करता है और ऑब्वियसली उसने अगर मेरे से पढ़ा हुआ तो ये कितने जी इसमें 5 दिन ये 12 नंबर उसने 20 में से यहाँ से ले लिया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखें आपके पास अज्यूम द स्टार डेंसिटी। अब ये वाला भी मैंने नहीं करवाया हुआ, ये ग्रेविटेशन का और काफी इन डेप्थ चीज है, कभी पहले आई भी नहीं थी और हमारी आउटलाइन में भी इस तरह से नहीं थी, तो इस वजह से ये चीज हमने नहीं की थी। अच्छा जी, फिर आया था ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक। चलें जी, तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड इलेक्ट, ये वाला भी मैंने नहीं करवाया हुआ था। अच्छा जी भी जाता रहा। फिर आ जाता है डिटरमिन, अब ये वाला भी मैंने नहीं कराया। तो ये वाला क्वेश्चन तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए क्या हेडलाइन है, ये वो कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन 3 जो है वो छोड़ देंगे। अब आता है जी क्वेश्चन जो है हमारे पास 4। अब क्वेश्चन 4 में आपके पास ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये कर सकते हैं। ये चीजें जो है हमने इनको किया हुआ है किस तरह से जी वो, ये बेसिकली इसका ताल्लुक है फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिक्स के साथ इसका ताल्लुक है। और उसमें एज इट तो नहीं किया हुआ, ऑब्वियसली इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें यूज होने हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज होनी है और ये वो सारी चीजें वो हमने बेसिकली इसमें यूज की हैं। और उसके साथ एक और यूज होना है, जो जो फ्लूइड सर्किट्स होते हैं, फ्लूइड सर्किट्स का कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन जो है वो लोग कर सकते हैं इसको ना। तो ये वाला जो है ये भी किया, उसके बाद ये वाला जो है ये भी मैंने करवाया हुआ है और ये वाला नहीं करवाया हुआ। तो अब ये जो अगर कोई बच्चा ये दो करता है, यानी ये वाला क्वेश्चन 4 करता है, तो उसके कितने नंबर आ जाएंगे 20 में से। ये मैं बता रहा हूँ ये सबसे खराब पेपर आए हुए हैं। आप अगर पीछे चले जाए ना 2021 का पेपर निकालें, वो सारे के सारे बच्चों ने किए होंगे, यानी मेरे पास जो 7 के 7 क्वेश्चन तकरीबन हुए होते हैं। अच्छा ये 20 में से इसमें से कितने ले सकते हैं,
15 नंबर यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाता है, मैं आपके पास चलता हूँ, 4 क्वेश्चन करने हैं ना। नेक्स्ट आ जाता है ड्राइव ऑफ वेव फंक्शन। ड्राइव वेव फंक्शन, ड्राइव वेव फार्मूला, एक्सप्लेन द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये वाला मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, ये बच्चे कर लेंगे। उस सेमी इनफाइनाइट ग्रुप, ये पैरेलल प्लेट से ये दिस वन, और ये वाला जो है बेसिकली ताल्लुक है इसके साथ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, द लेफ्ट एंड दीज टू प्लेट्स आर क्लोज बाय स्ट्रिप ऑफ इट। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है, ऑब्वियसली ये इस तरह से नहीं किया हुआ, इस वजह से शायद बच्चों को ना इसकी समझ आए, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके क्यों है, लेकिन मैं इसे कांटे लगाता हूँ। अच्छा, ये आर टू लेवल सिस्टम एज एनर्जी जीरो दिस वन, और ये भी क्वेश्चन जो है ना बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द पार्टिकल इन फाइनाइट पोटेंशियल वेल विद, अब ये देखिए पेपर 2 की चीजें हैं। ठीक है, ये वाला पेपर 2 की चीजें हैं, और ये चीज हमने, ये वाला क्वेश्चन पेपर 2 का मैंने करवाया हुआ पेपर 2 में। ठीक है, द पोटेंशियल इज स्पेसिफाइड द होलो स्फीयर, वी फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, ये भी करवाया हुआ है। फिर आता है जी, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू द रीजन बाय पोटेंशियल व्हिच इंक्रीज लीनियरली, फाइंड द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टेंपरेचर टी। अब ये वाला जो है ना, ये नहीं करवाया हुआ, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर कोई बच्चा छठा क्वेश्चन करता है जिसने मेरे से पढ़ा, तो उसके यहाँ से भी कितने मान जाते हैं, 15 में से 20 नंबर। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली इनमें नंबर कटते नहीं है, क्योंकि आपने अगर ठीक किया तो आपको पूरे मिलने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर है जी, यहाँ पर बात करें, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने करवाया हुआ है, ये वाला भी करवाया हुआ है, और ये वाला भी करवाया हुआ है, तीनों क्वेश्चन के हैं। तो यहाँ से 20 नंबर डायरेक्ट आ जाते हैं। आपने टोटल 4 करने, 4 हमने कर लिए हुए, तो आप यहाँ से देखें 4 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं, तो 20, इनको ऐड करें जी, कितने बनते हैं, 20, 15, 35 और 15 कितने हो गए जी, 40, 50 और 12, 62 मार्क्स, और प्लस 18, अगर उसने वर्स्ट केस में 18 उसके बने हैं, 62, 62 ही बने थे ना, 62 प्लस 18 कितने बन रहे हैं जी, ये बन जाएंगे आपके पास 70, और 80 मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 बन रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, सबसे गंदा पेपर आया हुआ है, सबसे फजूल पेपर जो आया था हिस्ट्री में वो ये है, और इस केस में 80 नंबर बन रहे हैं बच्चों के। क्लियर है बात जी। तो 80 नंबर अगर आप मुझे लेके दिखाएं किसी भी सीएसएस के जो है ना, मतलब पॉलिटिकल साइंस में, सर के जो टॉपर्स होते हैं, जो कि चंद एक होते हैं, वो बेसिकली क्रॉस करते हैं 70 को। ठीक है, 80 नंबर किसी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट में लेना इज नियर टू इम्पॉसिबल। ओके, तो ये आपके पास 80 नंबर जो है ना, वर्स्ट पेपर है, मैं फिर बता रहा हूँ, गंदा तरीन पेपर जो है हिस्ट्री में अभी तक। क्लियर होगा जी। अब जो पेपर 2 है इसका, वो तो वैसे ही आसान था उसमें, ये आ जाता है जी 2022 का पेपर 2। तो पेपर 2 जो है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, पेपर 2 में भी अगेन वही चीजें हैं, 20 नंबर के जो एमसीक्यूज होंगे, उसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे ने 18 ले लिए होंगे। मैं, क्योंकि एमसीक्यूज मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं, आसान होते हैं, रिपीटेड होते हैं, अगर किसी ने सही तरह से उनको पास पेपर्स को कवर करके गया हुआ है, फिर भी वो ले लेता है 18 तक, 2-3 बाहर से आते हैं, तो 18 हम अज्यूम कर लेते हैं। ऑब्वियसली एमसीक्यूज प्रिपेयर करना जो है, ये थोड़ी बच्चे की भी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि इसको, इसके लिए जो है ना आपको यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए गए हैं उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी होती है, और उन्हीं को अप्लाई करते हुए एमसीक्यूज जो होते हैं ना करने होते हैं। चलिए जी, हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है जी, ये उसने दे दिया हुआ है, एक डाइपोल है जो कि नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन एक्स ऐसे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन किया हुआ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये हमने बेसिकली। अच्छा, दूसरे में कहा गया कि जी राइट डाउन अ मैकेनिकल एक्सप्रेशन, सॉरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ। अब ये सिंपल सा ग्राफ बनाना, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, मतलब इसको इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो है, ये तो वैसे आसान है, ये भी हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एस्टैब्लिश आइंस्टाइन इक्वेशंस फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ये वाला जो है ना, इसमें ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है ना, ठीक है, इसमें अगर तो इससे ड्राइव करनी है, तो वो वाली मैंने नहीं करवाई थी। ठीक है, तो इस दफा हम लोग जब करेंगे तो उसमें मैं ये वाली करवा दूंगा। तो उस टाइम पे बेसिकली, मतलब ये जो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, वो अगर सिंपली को बच्चा कर देता है, और आइंस्टाइन की इक्वेशन तो बेसिकली लिखवाई हुई है ना मैंने, तो अब क्या है, अगर ये सब कुछ लिख देता है तो बच्चे को अगर 8 नहीं तो 7 नंबर तो यहाँ से मिल सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, 10 में से 7 मिल जाएंगे, तो बाकी चीजें जो है वो नहीं करता अगर। अच्छा, डिस्क्राइब द इनएडिकेसी ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट टू एक्सप्लेन द। अब ये इसकी इनएडिकेसी थी ना, थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, जिसकी वजह से फिर आई कि जो लाइट वगैरह जो है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इनकी बेसिकली जो मैटर मैटर लाइक नेचर जो है,
वो उसकी पे थ्योरी है। तो उसके लिए हमने सारे उसके पढ़े थे कि भी इसमें क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से, तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। आगे है जी, ये सिंपली जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह ये दिए हुए हैं, उसके फाइंड क्या करना है, हुज वेव फंक्शन ये दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंपली आपने वो वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गए। हाँ जी बिल्कुल, डुअल नेचर। तो अच्छा, अब यहाँ से बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ये वाला क्वेश्चन करता है तो 7 और 10 17 नंबर यहाँ से वो ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से वो 20 के 20 ले सकता है। फिर जी आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं जी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये भी कर लेगा, ये सारे भी कर लेगा, ये सारे पढ़ाए हुए हैं, ब्रीफली डिस्कस था। अच्छा जी, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला नहीं करवाया हुआ, इसको छोड़ दें। अब आपके यहाँ से 16 नंबर बन गए। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। अगर एक में बेसिकली टोटल आपने लेने होते हैं 66 नंबर इस पे, यानी फिजिक्स के को पास करने के लिए, ठीक है। टोटल आपने 66 लेने हैं। फॉर एग्जांपल पेपर वन में आपके पास आ गए हैं, पेपर वन में आपके पास आए हैं जी 30 नंबर आ गए। लेकिन पेपर टू में आपने ज्यादा ले लिए हैं, पेपर टू में आप ऐसे करते हैं जी इसको 50 ले लेते हैं, तो टोटल कितने बनेंगे 80। तो आपने कितने लेने थे पास करने के लिए 66, तो ये जी आपके पास आप पास कर जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों के मिला के एग्रीगेट बनता है। अच्छा जी नेक्स्ट, अच्छा ये अगर कोई करता है तो 16 नंबर उसके आ जाएंगे। इसके साथ ये आपके पास और है, ये वाला क्वेश्चन देख लें। 4 4 पार्टिकल्स, अच्छा ये इनको जो है ना प्रॉपरली अरेंज किया गया है, और कॉर्नर्स, हाँ आप देख लें, ये सिंपल ये वाला भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। उसके बाद ये वाला भी है और ये वाला भी, ये सारे 20 नंबर यहाँ से भी ले सकते हो। ये 4 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए अगर ये पहले वाले करते हैं। लेकिन आगे भी हैं, ये श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने करवाई हुई है सारी बच्चों को। स्केच द ग्राफ फॉर 3 आइगन वेव फंक्शन, अच्छा ये नहीं करवाया हुआ। प्लॉट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू, ये वाला भी नहीं करवाया हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो डिस्कस द मोशन ऑफ 4 पार्टिकल ऑफ मैम, ये अच्छा 4 पार्टिकल एम वेलोसिटी वी एम, अच्छा ये वाला भी करवाया हुआ। डिस्कस द एटॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, ये भी है। और स्लैब मटेरियल, अच्छा ये वाला भी है करवाया हुआ। फिर आगे आ जाता है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा ये वाले ना बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं मैं क्यों मिस कर जाता हूँ, पिछले जो बैचेस थे उनको ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मैं मतलब मेरे माइंड में होते हैं लेकिन करवा नहीं पाता, ये वाले इस दफा करवाऊंगा, ठीक है। ये वाली भी हो गया, और ये वाला भी, आप ओबियसली कंसेप्चुअल पर्सन है इसकी तो सबको पता है। तो ये सारी चीजें करते हुए ना, अगर आप देखें, मैं अगर पहले 4 को ले लेता हूँ, पहले 4 क्वेश्चन पे ले लेता हूँ, तो ये कितने बन जाते हैं, 20 इधर से 17 इधर से, और उसके बाद जो है 20 से 40, 17 आपके पास 57, और आप 57 67, और आपके पास 73 यहाँ से, और 18 मार्क्स ये वाले, 73 + 18 ले लें, और आपके पास जो है ना कितने बन जाते हैं। हाँ जी ये बनेंगे, बताएं जी। 90 प्लस मार्क्स बन जाते हैं, ऐसे ही है ना, 91 ऐसे ही है तकरीबन। तो 91 मार्क्स जो है ना आप इसमें से ले सकते हैं, ये बड़े अच्छे नंबर है, आप ये कहने में आसान है, ठीक है जी। चलें जी, ये मैंने बता दिया कि ये पेपर वो थे जो खराब थे। अब ये 2023 का पेपर है, इसको देख लेते हैं। इसका जो पेपर वन है ना, ये बड़ी मजे का था, ये बड़ी हलवा टाइप पेपर था, ठीक है। अगर आप इसका पेपर वन देखें ना, तो ये क्या था, हलवा था। ये देखें जी, उसने कहा हुआ है जिसमें देखें, कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाइंड करें, ये कोई काम है करने वाला, ये आप लोग इजीली कर लेंगे। फिर उसने कहा डिफाइन द एक्सेलरेशन एंड फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट्स, ठीक है जी। एक्सेलरेशन और इसके जो है ना कार्टेशियन कंपोनेंट्स, मतलब एक्स वाई जी, और वो बताने हैं आपने, यानी कैसे बोला, अगर आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं किस तरह से, कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी ओवर dt, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसने कहा इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो उसने आपने सिंपली तीनों को लिख देना है। यानी वेलोसिटी का आप इसको इस तरह पे लिखेंगे ना, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, फिर उसका जो है वाई कंपोनेंट, उसका इस तरह करके जेड भी, तो ये काट है। अच्छा जी, ये उसके बाद कर्ल सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो पहले वाले में तो आप 20 नंबर ले लिए ना आपने, फील करें आपके 20 नंबर आ गए। अच्छा जी, फिर रोटेशनल कैनेटिक डिटरमिन द फार्मूला फॉर डिस्क, ये सारे मैंने करवाए हुए हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनर्शिया इन फिजिक्स, ये सारी चीजें आपने बचपन से पढ़ी हुई हैं। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड्स हैंड मिनट्स, और ये अब वो काम है। ये तो सारी जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है, तो 20 नंबर तो यहाँ से भी आपके आ गए। तो देख के फील कर रहे हैं 40 नंबर और एमसीक्यूज के मिला के आप पेपर पास कर चुके हैं। फिर अगर आप आगे चलें तो ये आइंस्टाइन की उसने बात, व्हाट वाज फिजिक्स लाइक बिफोर रिलेटिविटी एंड हाउ डिड कम अप विद थ्योरी मैथमेटिकल एक्सप्लेन द मास एनर्जी इज इंटरचेंजेबल। अब मेन जो इसमें है ना वो ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी थी आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन से पहले जो थी वो न्यूटोनियन फिजिक्स थी, जिसमें बेसिकली उन्होंने बहुत सारी चीजों को लिया हुआ था कि जैसे टाइम को उन्होंने कांस्टेंट लिया हुआ था, लेंथ को कांस्टेंट लिया हुआ था। तो ये आया तो इसने बताया कि ये सारी क्या है, ये वेरिएबल्स है। और उसके बाद जो उसके जो थ्योरी के क्या है उसे कहते हैं कि उसके जो पॉइंट्स है थ्योरी के, वो आपने लिख लेने हैं। तो फिर आपने ये एंड पे बता देना है, इसको प्रूव कर देना इज इक्वल टू एम सी स्क्र। ये भी आसान आप कर सकते हैं इसमें। फिर आगे है डिस्कस इन डिटेल द रिलेटिविटी ऑफ लेंथ यूजिंग, ये वाला भी मैंने करवाया हुआ है। कैलकुलेट द मास इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम, अच्छा जी एंटीना रेडिएटिंग, ये भी किया जा सकता है। तो ये 20 नंबर तो यहाँ से भी आप क्या आगे। आगे जी कैपिलरी एक्शन, ये भी करवाया हुआ है। वाटर फ्लूइड्स, ये भी करवाया हुआ है। और ये सिलेंड्रिकल स्विमिंग, ये सिंपली जो है ना आपने इसमें फाइंड कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम। तो ये बेसिकली क्या है, हैज ऑब्वियसली ये उसके साथ आपने करना है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है ना मतलब उसमें आप इसको टॉरिसिली थ्योरम आई थिंक उसे यूज है। चलिए जो भी है, लेकिन ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इसमें मुश्किल नहीं है। चलिए ये आपके पास 20 नंबर यहाँ से बन गए। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से पूरे 60 नंबर बन रहे हैं, सॉरी पूरे के पूरे 80 नंबर आप ले सकते हैं। यानी 80 मार्क्स तो आप यहाँ से सीधे सीधे ले सकते हैं। 18 नंबर मैं एवरेज ले रहा हूँ, 18 कर लें 15 कर लें, 80 यहाँ से लें तो कितने बार रहे 98 मार्क्स। मैं ये चीजें जो है ना हवा में नहीं कह रहा। अच्छा अगर सिलेक्टिव स्टडी की जाए तो मैं बताता हूँ आपको ना, अभी मैं जब आउटलाइन डिस्कस करूंगा ना उसमें ये चीज बताऊंगा। ठीक है जी। और बाकी अगर आप छोड़ भी दें तो ये कर, लेकिन बाकी भी मोस्टली जो है ना वो की हुई चीजें। तो पेपर 1 तो इसका 2023 में हलवा था। अब आ जाते हैं पेपर 2 की तरफ, जो कि सबसे खराब पेपर था। मतलब अभी तक जो पेपर आए हैं उनमें ये पेपर 2 बहुत एक अजीब सा था। इसमें मैं बताने लगा हूँ कि आप अगर गौर करें तो ये है कि आपके पास अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इन द स्टेट। ठीक है, ये उसकी क्या दी हुई है, ये उसका वेव फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने कहा है कि आप यहाँ से ए फाइंड करें। ठीक है, अब इसमें ना ये सारी चीजें जो है वो मैंने फाइंड करनी नहीं बताई। ठीक है, सारी चीजें फाइंड करनी नहीं बताई, इसमें कुछ बताई हैं कुछ नहीं बताई हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्स्ट केस आधी बताएंगे आधी नहीं बताएं तो बच्चों को फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना 20 में से 10 नंबर तो आप ले ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में 20 में से 10 नंबर जो है बच्चा ले सकता है, 10 नहीं तो 5 ले सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये उस टाइम पे करना अगर आपको आगे से कुछ ना आता हो। मैं बाकी जो है उनमें से आगे कहता है कंसीडर अ पेयर ऑफ कॉपर वायर वन इन द कॉपर नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक, सपोज देयर मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा कैलकुलेट द करंट इन ईच वायर, अब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सीधी करंट फाइंड करनी है। आसान सा काम है, इलेक्ट्रिकल वालों में तो इसे मतलब ऐसे ही समझना हलवा है। इफ द वायर्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स, ये वो काम है सिंपल सी वो आपने इसके मैग्नेटिक फोर्स वाली जो फार्मूला उसको यूज करते कर सकते हैं। डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर विद रिस्पेक्ट टू अ नंबर ऑफ चार्जेस एंड ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये आपका 20 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, ये याद रखें। गिव द एक्सप्रेशन बाय द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ ई एच सी एम। इसमें क्या है कि द एनर्जी नीडेड टू एनालाइज अ हाइड्रोजन है। अब ये सारी चीजें बिल्कुल मैंने नहीं करवाई सीधी इस बार। अच्छा पास पेपर्स जो होते हैं ना उसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि पास पेपर के क्वेश्चन तो मिस हो ही ना। वो तो इवन बाहर से भी कोई आया हो तो वो भी मैं करवा देता होता हूँ। लेकिन अगर जो पेपर्स जो आउटलाइन होती है, हमारा फोकस दोनों पास पेपर्स को और आउटलाइन को मिला के हम बेसिकली करते हैं। आउटलाइन को और पास पेपर्स दोनों को देखते हुए करते हैं। बात का ऐसे होता है ना कि अब हम पास पेपर से ही सिर्फ कर रहे हो तो टीचर का हमें बेसिकली समझ, हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है। टीचर की जो मेंटालिटी होती है बाद का। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ना यहाँ पर जो आया हुआ है, ये वाला आप दोबारा आने के चांसेस नहीं है ये वाले क्वेश्चन के अभी। ठीक है, मतलब ये इतना ये MS लेवल का क्वेश्चन है, आपके बैचलर्स लेवल का ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो एग्जामिनर ने अगर एक दफा गलती से डाल दिया तो वो गलती दोबारा नहीं करेगा। समझ के बाद तो ये चीज शायद हम लोग ना करें। और मेरी तो कोशिश यही होगी कि ये भी मैं करवाऊं, लेकिन मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ कि अगर ना भी करें तो इससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह की मिस्टेक को दोबारा नहीं करने वाला, क्योंकि ये उसने बहुत ही हैवी चला गया था। ठीक है,
अच्छा ये वाला अब सारा जो है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्प्रेड इन मेजरमेंट ऑफ ये वो सब कुछ, अब ये सारा क्वेश्चन नहीं किया हुआ हमने, ये बिल्कुल एमएस लेवल का, बैचलर लेवल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एग्जामिनर ने बहुत ही हैवी चला गया। ठीक है जी। तो एन एटम इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन टू स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अच्छा ये वाला जो है ना, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये एज इट नहीं करवाया हुआ, लेकिन इसकी जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो करवाया हुआ है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल करते हैं ना, उसमें उसकी एनर्जी लेवल्स करते हैं। तो बेसिकली वो एनर्जी लेवल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहीं से ये बेसिकली इस क्वेश्चन को करना था, लेकिन ऑब्वियसली इसको एज इट नहीं करवाया हुआ, फिलहाल इसको मैं फिलहाल छोड़ता ही हूँ, ये नहीं करवाया हुआ हमने। ड्राइव द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कूलम्स लॉ, अब ये वाला मैंने आपको बताया हुआ है इस तरह। इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी हाइड्रोजन एटम ये सब कुछ जो है ना यूज करते हुए आपने क्या करना है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटिंग। तो ये भी आप लोग मतलब ये नहीं कर सकते बच्चे, अगर उस तरह से जो मैंने करवाया हुआ है उसमें से। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आपके पास, कंसीडर द इलास्टिक वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल विद वन, अब ये सारा जो है ये भी मैंने नहीं कराया हुआ, ये भी नहीं कराया हुआ। ठीक हो गया, इसको भी छोड़ देते हैं। डिस्कस द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन थ्री डायमेंशंस। ठीक है। और डिस्क्राइब, ये अब देख लें डी बाय मॉडल ऑफ मॉडल फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये भी नहीं कराया हुआ। डिफाइन फोटॉन्स हीट कैपेसिटी, ये भी सारा क्वेश्चन है। ये सारे ना क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ में चला गया एमएस के, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये सारा करवाया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ से 20 नंबर आपके बन गए। ठीक है। ये सारे ऑब्वियसली इसमें से दो पार्ट आपने बेसिकली करने थे, 20 नंबर यहाँ से आपके बन गए। और आपने जो है अगर करते हैं तो जैसे मैंने बताया, एक ये क्वेश्चन कर लिया आपने, ये बस पेपर है ये अभी तक। एक क्वेश्चन आपने ये किया, 20 यहाँ से आपके आ गए, और यहाँ से आपने 7 नंबर यहाँ से ले लिए, 20 और 7 27 हो गए। और उसके बाद आप चले गए यहाँ पर, और इसमें से फिर आपने 20 नंबर ले लिए, और 47 आपके मार्क्स आ गए। तो 47 में 10 ऐड कर दें तो आपके 57। तो बेसिकली आपने अभी लिए हैं 57, और उसमें आप 18 मार्क्स एमसीक्यूज के ऑन एवरेज जो हम ऐड कर रहे हैं। तो वो अगर आप देखें तो आपके पास कितने नंबर बन रहे हैं। हाँ जी, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं। 67 में 8 ऐड किए तो 76 बन जाएंगे। 70, सॉरी सॉरी 73, 73 आप आउट ऑफ 100 इस केस में ले रहे हैं, लेकिन ये आउट ऑफ 100 है। पिछले पेपर में कितने बन रहे थे मैंने बताया आपके, आप 100 में से 100 ले सकते थे अगर आपके एमसीक्यू सारे ठीक है। तो 98 मैंने उधर से बताया, तो 98 में 73 ऐड करें तो बताएगा। मैंने क्या, वर्स्ट केस में भी आप 150 प्लस नंबर ले रहे हैं, वर्स्ट केस है ये, सबसे गंदा पेपर आया है हिस्ट्री 2023 का। 2022 से भी खराब पेपर, पेपर 2 की अगर बात करें। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि 98 मार्क्स, सॉरी आज टोटल 170 बिल्कुल। तो 170 जो है आप वर्स्ट केस में ले रहे हैं आउट ऑफ 200। ये वर्स्ट केस है आपका जब 2023 की बात करें, जिसकी वजह से बच्चे डर रहे हैं। लिटरली मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे जो है फिजिक्स को छोड़ रहे हैं, इवन मैं तो अभी खुद भी जो है ना फिजिक्स को उस तरह से यानी एक्टिवली नहीं पढ़ा रहा था। उसकी वजह ये थी कि बच्चे जो है इतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्लियर है बात। अभी तक मेरे ख्याल में जो बच्चे डर रहे थे 22 और 23 का पेपर देके, उनको अपना डर खत्म करना चाहिए। और उनको जो है ना, अगर उन्होंने पहली अटेम्प्ट में या दूसरी अटेम्प्ट में पहले दी हुई है, यानी फिजिक्स को ही पढ़ा हुआ है, तो वो अभी दोबारा इसकी तरफ है। हो सकता है 2024 का पेपर बहुत आसान आ जाए। ठीक है। तो आप लोग फिर बाद में जो है ना रिग्रेट करें कि यार हमने तो मेहनत भी की हुई थी, और उसका जब सिला लेने का टाइम आया तो हम लोग भाग गए। तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो लोग फिजिक्स को छोड़ के जा चुके हैं वो वापिस आए और इसको जो है ना ऑप्ट करें। चलेंगी। मैंने अब ये चीज तो साबित कर दी कि आपने अगर वर्स्ट केस में भी चले जाएं तो आपने बेसिकली जो 2023 में आपके नंबर्स बन रहे थे, 2023 में वो कितने थे, 170। यानी 2023 में 2000 सॉरी 2023 में 170 नंबर, आप वो वाली तैयारी जो मैं करवाता हूँ उससे आप 2022 में इससे भी ज्यादा है, 170 से भी ज्यादा है, तकरीबन 180 के करीब है। ठीक है ना। तो ये 180 के करीब है तकरीबन जो हमें, सॉरी 2022 की अगर बात करें। तो ये जो चीज़ है ना आपने माइंड में रखनी है कि जो खराब तरीन पेपर आए हैं फिजिक्स की हिस्ट्री में, उसमें भी अगर एक बच्चे ने
सही किसी टीचर से पढ़ा हुआ है या खुद उसने ठीक तरह से तैयारी की है और प्रॉपर जो है वो रिवाइज करके गया हुआ है, कॉन्सेप्ट को उसने डाइजेस्ट किया हुआ है, और वो इसमें इतने नंबर ले सकता है। ये चीज़ आप लोगों को अभी मैं प्रैक्टिकली साबित करके बता चुका हूँ, और मैंने उसमें से मैक्सिमम जो मैंने नहीं जिन टॉपिक्स को टच किया था उनको आपके सामने कांटा लगाया, ताकि मतलब जो ऑनेस्ट किस्म का जो व्यू था ना वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, ताकि आप लोग कल को जो है ना ब्लेम मुझे ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये आपके अंदर का फैसला होता है कि आपने क्या करना है। टीचर जो होता है उसका काम क्या होता है, सच बोलना, सीधी बात बताना। अब बच्चों की आपकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं जी कोर्स आउटलाइन की तरफ, जो पीपीएस एफपीएससी ने और पीपीएससी ने दी है, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। तो हम लोग इसमें करने लगे हैं बात। सबसे पहले तो आ जाता है पेपर वन। पेपर वन में हमने करना होता है जी स्टार्ट मैकेनिक्स से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर वन का कह लेंगे एक, ये वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एग्जामिनर जो है अ, बाज का ऐसा भी होता है कि 60 नंबर का पेपर सिर्फ इस पोर्शन से दे देता है। 40 नंबर का तो वो उसने लाजमी देना होता है, और बाज का ऐसा होता है कि वो 60 नंबर का यहाँ से दे देता है। इसमें तीन पोर्शन हैं, एक वेक्टर कैलकुलस है, दूसरा क्या है न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये वाला जो क्वेश्चन है, और तीसरा क्या है ये जो आइंस्टाइन वाली मैकेनिक्स थी, यानी जिसमें उसने जो टाइम की रिलेटिविटी की बात की और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, वो सारी जो है जिसमें आ जाती है। तो ये तीन पोर्शन हैं, इसमें से उसने लाजमी 20 नंबर का हर साल पेपर आता है, मतलब 20 नंबर का। हाँ बिल्कुल। और यहाँ से अब इन दोनों में उसकी चॉइस होती है। मोस्टली क्या होता है कि इसमें से 20 नंबर का आ जाता है, और यहाँ से कैपलर्स लॉज जो है ना, ये वो 5 नंबर के या 10 नंबर के डाल देता होता है, या कुछ और कॉन्सेप्ट इधर से छोटा मोटा पकड़ के डाल देता होता है। तो ये वाला जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ना, कोशिश नहीं बल्कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये हम लोग सारे का सारा करते हैं, और ये भी सारे का सारा करते हैं। इसमें हम लोग कुछ चीजें सिलेक्टिवली करते हैं, जो कि इस दफा मेरा जो फोकस होगा वो ग्रेविटेशन पे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशन जो है उसमें एग्जामिनर जो है ना वो जा रहा है उसकी डेप्थ में, तो मेरी कोशिश है कि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रेविटेशन के हवाले से वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूं। बाकी भी जो है इसमें जायरोस्कोप मैं पढ़ाता हूँ, ठीक ठीक है। उसके बाद जो है ये केपलर्स लॉज जो है ये सारे पढ़ाता हूँ, न्यूटन्स के लॉज जो हैं ये सारे, और कैलकुलस बस अप्रोच है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, ये सब कुछ चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलेंगे अब हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसमें तो भाई बहुत डेप्थ में जाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मजे का सब्जेक्ट है। इसमें ऐसे है कि हम लोग जो जो ये चीजें लिखी हुई है ना, इनसे भी कुछ एक्स्ट्रा करते होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर ने बार बार पूछी हुई है, तो वो भी हम लोग करते होते हैं। अंडरस्टैंड जी। फिर आ जाता है ये वाला चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन। इसमें समटाइम्स टीचर जो है, ये एग्जामिनर जो है, उसकी कोशिश, मतलब ये 40 नंबर का यहाँ से वो डाल सकता है पेपर। 20 नंबर का तो लाजमी आता है यहाँ से, 40 का भी वो कर सकता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ना ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन होती हैं, फोर्स ऑसिलेशन होती हैं, डैम्ड ऑसिलेशन होती हैं, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और इवन 3 डिग्री जो है वो भी आ जाती हैं इसमें। तो फिर जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है वो ये ऑसिलेशंस तक आ जाता है। फिर हार्मोनिक, सॉरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके बारे में बातें आ जाती हैं, और उसकी जो है ना हमने ट्रैवलिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स, इनका फर्क अक्सर आया होता है। ठीक है, इसके साथ जो है फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ठीक है। और इसी तरह ये साउंड के हवाले से कुछ चीज़ें आ जाती होती हैं, जैसे हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट है, वो वास्ता पेपर में आ जाता है, तो वो भी हम लोग सारा करेंगे। फिर आ जाती है रिफ्लेक्शन, यानी ये जो ऑप्टिक्स का पोर्शन है ये वाला। ठीक है, ऑप्टिक्स का पोर्शन जो होता है ना, ये थोड़ा सा बेसिकली इसके इसके अंदर डायग्राम्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना समझना थोड़ा सा ना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इसको भी मैं सारी चीजें इसमें करवाता हूँ, कोई चीज नहीं छोड़ता। ठीक है, मोस्ट अगर मैं कुछ छोड़ रहा होता हूँ तो उसकी मैं असाइनमेंट देता हूँ बच्चों को कि ये आप लोग खुद कर लें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक चीज हम लोग करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस के बारे में सारी जो है ना चीजें, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे, ठीक हो गया। तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। फिर ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसमें जो है हम लोग बेसिकली करनी सारी चीजें हैं। ओके, इसमें जो कह लें कि परफेक्ट गैस होगी, जिसे आइडियल गैस आपने पढ़ा हुआ है, रियल गैसिंग में फर्क, और फिर जो वांडर वाल इक्वेशन है जिसने आइडियल गैस इक्वेशन को जो है ना करेक्ट किया था, वो, उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, यहाँ पे 3 लॉज लिखे हुए हैं, हम 4 पढ़ेंगे, एक जीरो लॉज भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे जी इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सारी चीजें, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल सिस्टम्स,
ये वैसे को नहीं आता पेपर में, इसको छोड़ें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, ये सारी पढ़ेंगे। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ब्रोनियन मोशन, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर ये आगे थोड़े से जो है ना इसकी कह लेंगे एडवांस थर्मोडायनामिक्स आ गई है, ठीक है। इसकी ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेटिस्टिक्स जो है इनमें डिफरेंस हम लोग बेसिकली पेपर में आता होता है, ठीक है ना। इनमें डिफरेंस आता होता है वो हम लोग करेंगे, और इनकी इंडिविजुअली भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इस दफा इसको मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, केपी का जो है ना पेपर सिलेबस तो तकरीबन सेम है, लेकिन केपी वालों को पता नहीं क्या मसला है, वो एमएस लेवल का पेपर उन्होंने बनाया होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में होता है, ठीक है। तो वो मैंने उनका ना पेपर देखे थे केपी वालों के, वो फिजिक्स के पेपर जो उनके आते हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ में होते हैं ठीक है। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में अलहदा से ही तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें मास्टर्स लेवल की, तो वो अगर ये बच्चा जो इंजीनियर है वो फिजिक्स वहां पे रखता है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए काम खराब हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो एक इंजीनियर जो है, तो वहां पर मैं मेरे ख्याल में फिजिक्स नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर ऑब्वियसली थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करता है और इन्हीं की बुनियादों पे आगे चलता है तो वो शायद कर ही ले। लेकिन ऑब्वियसली, अच्छा सिंध का मुझे वैसे मैंने नहीं देखा उसके पीसीएस में फिजिक्स है भी है या नहीं, तो माजरत के साथ मुझे नहीं उसका पता। हाँ, अगर आप मुझे उसके पास पेपर सेंड करें तो मैं उनको एनालाइज करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलें जी, अब हम पेपर टू की तरफ जाते हैं, उसकी आउटलाइन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये पहला इसका जो क्या कहेंगे चैप्टर है, इसके अंदर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने इस पे तकरीबन जो होता है ना 9 to 10 लेक्चर्स इस पे लग जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आपके अगर 2 घंटे का, 2.25 घंटे का लेक्चर है, तो 9 से 10 लेक्चर्स ये इतनी आउटलाइन कवर करते लगे, बहुत ही डिटेल में है। इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो इतना आपको नजर आ रहा है ना, ये एक लाइन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज के लिए उन्होंने लिखे है, लेकिन पेपर में हम लोग जो आती हैं वो बेसिकली इसकी 5-6 टाइप्स आ जाती हैं। पॉइंट चार्ज के साथ वो आ जाता है जी, वो ये लाइन ऑफ चार्ज के लिए आ जाता है, वो रिंग ऑफ चार्ज के लिए आ जाता है, इस तरह से डिस्क ऑफ चार्ज के लिए आ जाता है। तो वो सारी की सारी हम लोगों ने बेसिकली करनी होती है, तो वो तकरीबन 2 लेक्चर इस पे से हमारे लग जाते हैं। फिर गॉसेस लॉ को सिंपली एक एक लेक्चर तकरीबन उस पे लग जाता है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे 1-2 लेक्चर्स लग जाते हैं। पाइजन और लैप्लास इक्वेशन जो है ये, मतलब ये काफी डिटेल में हम लोगों ने चीजें, ये जो डायलैक्ट्रिक मीडियम और पोलराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैपेसिटेंस है, ये सिर्फ आप देखें एक चीज लिखी हुई है, कैपेसिटेंस। पेपर में जो है सिर्फ कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। मुख्तलिफ शेप्स के कैपेसिटर जो है उनकी कैपेसिटेंस किस तरह फाइंड की जाती है वो सारी हम लोग करते होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है ना आपकी तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है, यानी जिसे हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतनी आती है। आगे फिर आपके आ जाती है मैग्नेटिज्म जो है, वो आगे से स्टार्ट हो जाती है। फिर मैग्नेटिज्म में मुख्तलिफ अम्पेयर्स लॉज हैं, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फैराडेज लॉ, और ये सारी चीजें हम लोग एंड तक करते हैं। अब यहाँ तक अगर आप पहुंचते हैं तो ये वो खत्म हो जाता है। फिर आगे आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड आर एल सी सर्किट्स, ठीक है। इसमें हम आर एल सर्किट, एल सी सर्किट, इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। फिर एंड पे इनको कंबाइंड करके आर एल सी सर्किट बुक करेंगे, इनकी इक्वेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है जी ये पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग करेंगे। मैक्सवेल्स की इक्वेशंस जो है इनकी इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म, ये पेपर में अक्सर आ जाती होती है, वो करनी है हम लोग ने। फिर स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल, ये भी हम लोग करेंगे। इसमें हर एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसको डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह इस तरह मजीद डिटेल में करेंगे। क्लियर है जी। फिर आ जाता है मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी अगर बात करें आप तो ये सेकंड मोस्ट बन जाता है तकरीबन, और इसका भी बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है। इसमें ऐसे है कि आपको तकरीबन इस पे भी 6 से 8 लेक्चर इस पे चले जाते हैं, ठीक है। ये इसमें डिटेल में चीजें होती हैं। जैसे कि हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते होते हैं कि जो वेव नेचर है ना लाइट की, उससे स्टार्ट करते होते हैं। फिर हम उसकी में जो मैटर लाइक नेचर है उसकी, या कह लें कि, हाँ जी, तो पार्टिकल लाइक नेचर, सॉरी, एक वेव लाइक नेचर और एक पार्टिकल लाइक नेचर, इन दोनों को फिर हम यहाँ से बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने आगे चलना होता है। इसमें ये
ये जो इन्होंने ना बेसिकली बड़ी अजीब सी चीजें बताई, ये फोटोलैक्टिक इफेक्ट पे आ जाते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर हम डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है उस पे चले जाते हैं। मतलब करने हमें सारे ही हैं, लेकिन इसमें जो मेरी तरकीब होती है वो डिफरेंट होती है, मैं अपनी तरकीब से करवाता हूँ, क्योंकि ये इन्होंने मिक्स अप करके यहाँ पे फेंका हुआ है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये जो है ना, किस तरह एक दूसरे के साथ इनका सीक्वेंस बनता है वो मैं फिर अपने हिसाब से करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो करनी है। ठीक है, और ये चीजें आ जाती हैं फिर, जो हम मैंने बात कर रहा था, हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल जो है उसके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से ना कनेक्ट होती है। क्लियर है जी? इसी तरह फिर आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी हम लोग बात कर लेंगे। क्लियर है? और इसी तरह आपके पास इनडिटर्मिनेसी बेस्ड ऑन कम्यूटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स का कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पेपर में काम नहीं आता है, लेकिन ये भी हम लोग कर लेंगे ऑपरेटर्स का। फिर स्पेक्ट्रम और ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें, और लास्ट पे जो चीजें होंगी हमारी, ये जो अभी 2023 के पेपर में आया हुआ था, दैट इज जो जी फैक्टर जो है, और इसी तरह जी मैन इफेक्ट, रामन इफेक्ट, ये सारी चीजें जो है ना हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर है जी? ये बड़ा डिटेल में करेंगे, इसके ऊपर बहुत कुछ जो है ना नई चीजें आपको सीखने के मिलेंगे। ये वाला वो पोर्शन है जो कि किसी बंदे ने भी नहीं किया होता है, किसी इंजीनियर ने भी नहीं किया होता है, सिर्फ वो जो फिजिक्स वाले हैं उन्होंने किया होता है। तो ये आप एक चैलेंज होता है। क्लियर है? फिर आ जाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आजकल जो है ये आपने 2023 के पेपर में देखा होगा, उसने इसको बड़ा टच किया हो, क्रिस्टल लैटिस को, क्रिस्टल को बेसिकली भी बहुत डिटेल में चला जाता है। हालांकि इसका उसके साथ ताल्लुक इतना नहीं है, ये तो एक एक लाइन है और इसमें क्रिस्टल लैटिस और उसके स्ट्रक्चर की बात की गई है, लेकिन वो बहुत डिटेल में चला जाता है। क्योंकि हम लोग वो जितना भी कहते हैं, लेकिन इसमें जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि ये ना ज्यादा ही कोई मतलब अजीब हो जाएगा अगर हम सिर्फ इसी की डिटेल में चलेंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक टॉपिक पे आगे पीएचडीज हुई हुई हैं। तो अब डिटेल में जाने लगे तो फिर तो हमारी कोई एंड ही ना हो। तो जो सही टीचर वही होता है कि जो आपको बता रहा होता है कि भाई कौन सी चीज में डिटेल में जाना है, कहाँ पे नहीं जाना। एग्जामिनर अगर कहीं पे गलती से चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वहीं पे जो है ना घूमते रहें, और बाद में एग्जामिनर कभी हिस्ट्री में पेपर ही ना डाले उस टॉपिक पे। तो हम लोग बस यही कहते रहे कि हमने तो बड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। अच्छा जी, आगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी बेस पे हम लोग जो है ना जो डिफाइन करते होते हैं कि भाई मुख्तलिफ जो यानी हम लोग करते थे, जो होते हैं हमारे कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, और इसी तरह जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको किस तरह डिफाइन करते हैं, वो वाले। ठीक है, फर्मी एनर्जी एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये हम लोग करेंगे। एन टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स ये करेंगे। फिजिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड मॉसफेट्स ये हम लोग करेंगे। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें हम लोग इसमें इंशाल्लाह करेंगे डिटेल में। अच्छा, ये था आपका सीएसएस के लिए। अब अगर कोई पंजाब पीएमएस के लिए भी तैयारी करेगा ना, तो उसके लिए उसे ये वाला पोर्शन करना पड़ेगा। उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं है, बल्कि क्या है उसमें, ये वाली चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली चीजें जो है ना वो ज्यादा उसने मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के परस्पेक्टिव से ले जाता है कि ये आपके जो होते हैं ट्रांजिस्टर्स और उनकी एम्पलीफायर्स, मतलब उनकी जो मुख्तलिफ आगे हैं चीजें, वो सारी की सारी वो इसमें ना डाल देते हैं। ठीक हो गया? तो ये डायोड्स और ये सब कुछ जो है इसमें फिर आपका ना कवर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली सारी की सारी उसने यहाँ पे ना डाल दी होती है। तो ऑब्वियसली इसको भी हम लोग सारा नहीं करते होते, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जो पीएमएस में इसके भी सिलेक्टिव टॉपिक्स आते होते हैं। ठीक है, जो पंजाब का पीएमएस है उसमें इसमें से भी सिलेक्टिव टॉपिक्स आते होते हैं, और इस वजह से सब कुछ हम लोग इसमें नहीं करेंगे। मेन हमारा जो इसमें फोकस होता है ना, मैं अगर बात बताऊं, तो अभी क्योंकि ये सिर्फ सीएसएस के लिए सेशन होगा, तो उसमें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं मैं करवाऊंगा। लेकिन इसमें जो मेन हमारा फोकस होता है वो ट्रांजिस्टर्स पे होता है और एम्पलीफाइज पे होता है, और साथ इसके साथ आ जाता है एलईडी, सॉरी जो होते हैं डायोड्स जो होते हैं उनके साथ इसका अलग होता है। ठीक है, इसको हम ज्यादा फोकस करते हैं। और साथ अगर ज्यादा कर लें तो ये कुछ जो है ना, ये जो गेट्स वगैरह होते हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह, इनको हम लोग देख लेते होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेमी कंडक्टर्स है ना, ये भी सारे इसी में आ जाते हैं, आपको पता ही है। एन टाइप, पी टाइप, ये सारे वो मैंने पहले भी बताया कि उधर भी हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी है। ठीक है, चलिए जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की, ये जो सीएसएस में है पेपर में उधर, और पीएमएस पंजाब में भी है ये सारा। तो इसमें ऑब्वियसली हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर की जो दरियाफ्त है वहां से स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर क्या है, वो यानी उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। और फिर हम लोग देखते होते हैं कि कुछ न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं।
ठीक है, उसकी हम बताएंगे कि भाई किस तरह से, यानी पीरियोडिक टेबल में किस जो अ, यानी एटॉमिक नंबर तक, सॉरी एटॉमिक मास तक जो है ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं और क्यों होते हैं। फिर इसके अंदर से जो मुख्तलिफ रेडिएशन निकलती हैं, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, और उसकी वजह से जो डिके होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर जी जो रेडिएशन में उनको डिटेक्शन के मेथड्स जो हैं, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, एक्सेलेरोमीटर, ये सारे हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। ठीक है। फिर फिनोमिना, फिनोमिना ऑफ फिशन और फ्यूजन, ये सारे हम लोग जो है ना इसकी देखेंगे, रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर्स और न्यूक्लियर फ्यूजन और इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। और लास्ट पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि 2023 के पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट में मैंने पढ़ाया। आई थिंक मैंने बच्चों को इसके ना नोट्स दिए थे, खुद नहीं पढ़ाया। तो ये भी पेपर में जो है ना आया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ तक भी इसकी आउटलाइन खत्म हो जाती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। लास्ट में भी मैं जो है ना रिकमेंडेड बुक्स बताने लगा हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं फिर रिकमेंडेड बुक्स बता देता हूँ कि ये दो बुक्स जो है ना आप लोगों ने करनी है। और किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए कामिल, ये जी बुक्स हैं दो जो कि आपने इनकी ना पीडीएफ फॉर्म्स में मिल जाएंगे आपको, यूनिवर्सिटी फिजिक्स। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बुक है। इसमें आपके ना कह लेंगे तकरीबन 60%, यानी इन दोनों बुक्स से मिला के 60% आपको ना ऐसे लगे, लेकिन हम जो बुक फॉलो कर रहे होंगे ना वो ये वाली होगी। इसको आप ऐसे समझें कि आपकी टेक्स्ट बुक होगी। ठीक है। सारे टॉपिक्स ऑब्वियसली इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया हुआ है कि जो कि सबसे नेगेटिव पॉइंट है फिजिक्स का वो ये कि इसकी कोई बुक नहीं है एक कि जिससे सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो 60% तकरीबन इन बुक से कवर होता है। और टेक्स्ट बुक हमारी जो हेलिडे रेसनिक वाली बुक है ये होगी। इसकी पीडीएफ बुक जो है, पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और अगर कोई बाजार से खरीदना चाहे तो मार्केट से ये मिल भी जाती है पायरेटेड फॉर्म में, उर्दू बाजार लाहौर से, या आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से आप इल्मी वालों से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो ये बुक जो है आपके पास होनी चाहिए, पीडीएफ में हो या आपके पास हार्ड फॉर्म में, ये आपकी मर्जी है। और ये ऊपर यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको यहाँ से शायद ना समझ आए, हम लोग वो यूनिवर्सिटी फिजिक्स से करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब आपका कोई जनरल क्वेश्चन हो कोई भी, वो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे बारे में कोई क्वेश्चन हो या अच्छा, फी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह है इसका, वो मैं अभी बता देता हूँ। फीस की है जी 15,000 है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए। फिर इसमें जो ड्यूरेशन है इसकी वो मैं पहले भी आप लोगों को बताई हुई है, वो है 8 वीक्स। मैक्सिमम 8 वीक्स नहीं है, बल्कि हम और इतने कम अज कम इतने होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद पर वीक लेक्चर जो होंगे, पर वीक लेक्चर्स जो है ना वो बेसिकली आपके पास होंगे इतने, 4 लेक्चर्स होंगे। और डेज जो होंगे आपके पास वो है जी थर्सडे टू, सॉरी वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड, सॉरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, थर्सडे टू संडे। ठीक है। तो ये 4 दिन आपके होंगे जी लेक्चर्स। क्लियर है। कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो जो गिवन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर ले और इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन उसको हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इंशाल्लाह हम लोग अब हमारा लेक्चर जो होगा वो रेगुलर क्लास जो होगी वो थर्सडे को होगी, थर्सडे को। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।